एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? What is the basic use of Excel application? एक्सेल का इस्तेमाल नॉर्मली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। जो लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं मैथमेटिकल्स, उनको डन करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात है कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है एक्सेल में वो होता है सेल। सेल किसे कहते हैं? जब बात करते हैं सेल की, तो सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये अब तक आप जानते हैं कि रो और कॉलम के साथ इंटरसेक्शन से जो यूनिट बनता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। थोड़ा सा इसको डिफर करेंगे। अ सेल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि एक ऐसी आकृति जो कि इंटरसेक्शन से बनती है रो एंड कॉलम की। कुछ लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, या फिर कुछ कहते हैं कि स्क्वायर शेप। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का फंडा हटाइए, सीधा सा बात है अ शेप क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर, जहाँ पे ये बॉक्स ब्लैक कलर का गाढ़ा दिख रहा है, वो एक सेल है। फिलहाल रेक्टेंगुलर है, क्या ये स्क्वायर नहीं हो सकता? लीजिए, स्क्वायर हो गया, हुआ ना? हेलो हेलो, जी हाँ हो गया। हो गया। तो अगर आप स्क्वायर कहते हैं तो भी ये प्रश्न बनता है कि तो रेक्टेंगुलर क्या? रेक्टेंगुलर शेप को हम सेल नहीं कहेंगे। अगर रेक्टेंगुलर कहते हैं तो भी लोग कहेंगे क्या स्क्वायर अगर बनेगा तो उसको सेल नहीं कहते हैं, दोनों को कहते हैं। इसलिए सिर्फ कहिए कि अ शेप क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो भी आकृति बनती है, जो भी शेप बनता है, उसको हम लोग कहते हैं शेप। ठीक है? जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो एक वर्कशीट आपको दिखता है बाय डिफॉल्ट, जो अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत सारे इसमें सेल्स बने हैं, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। तो किसी भी सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2, नीचे आपको दिख रहा होगा एक एरो के पास, सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट अगर पूछे कि एक्सेल में कितने सीट होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अगला प्रश्न ये बनता है कि क्या हम इन सीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी और भी सीट इसमें ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सीट 3 के ठीक बगल में देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। जैसे आप उसको अपने एरो को वहाँ पे ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा, नीचे देगा इंसर्ट वर्कशीट, यानी कि और भी वर्कशीट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है। सीट 4 हो गया, हुआ? हाँ या और क्लिक कीजिएगा, सीट 5 आएगा, सीट 6 आएगा, सीट 7 आएगा। तो अपने वर्क के हिसाब से जितना सीट आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये इनके नाम हैं। अगर आप चाहें तो इनके नाम को रीनेम कर सकते हैं, यानी अपने अनुसार कर सकते हैं। किसी भी सीट को सेलेक्ट कीजिए कीबोर्ड से, या फिर मेरा कीबोर्ड बटन काम नहीं कर रहा। सीट को सेलेक्ट कीजिए, रीनेम पे जाइए, राइट क्लिक कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम, जो भी नाम आप इसका लिखना चाहें, राम से रीनेम कीजिए, सीता। तो अपने अनुसार आप इस सीट के नाम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके 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 जी अगली बात है इसमें इस सीट को हाइड करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीट हाइड हो जाए यानी छुप जाए, तो वही प्रोसेस है। राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके, हाइड का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका सीट छुप जाएगा। राम नाम का जो सीट था वो सीट हाइड हो गया।
सीता है, सीता को भी कर लीजिए, हाइड हो गया। अब ये सीट कोई अगर आपके इस एप्लीकेशन को ओपन कर, जस्ट मिनट, 2 मिनट वेट कीजिए। नाउ स्टार्ट, कुछ काम था, चलिए। तो अब इसको वापस लाने की बात है। तो अगर दोनों सीट जो हमने हाइड किया था, आवाज क्लियर है? जी। हाँ, तो राम और सीता 2 सीट हमने हाइड किया एक्सेल में, अब उनको रिटर्न लाना है। अगर हाइड वाले कंडीशन में आप इसको सेव करके छोड़ देते हैं, जब भी कोई इसको ओपन करेगा, अगर आपने राम और सीता में कुछ अपने डेटा रखे हुए हैं और उसके बाद उनको हाइड कर दिया है, तो किसी भी व्यक्ति को वो शीट दिखाई नहीं देगा, उसमें जो भी डेटा है वो छुपे रहेंगे। अब उनको वापस लाना है, तो सीट 3 यानी कि जो राम और सीता के बाद का सीट था, उस पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइड के ठीक नीचे देखिए अनहाइड का ऑप्शन है। जी। क्लिक करते ही एक बॉक्स खुलेगा जिसमें जितनी भी सीटें आप अनहाइड करेंगे उन सबका नाम डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने 2 सीट हाइड की है, राम और सीता। अब ये पूछ रहा है कि आप किस सीट को अनहाइड करना चाहते हैं। अगर आपको राम को करना है, राम को कर लीजिए। तो बारी बारी से आप सीट को अनहाइड कीजिए। पहले राम को करते हैं, राम सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, राम नाम का शीट आ गया वापस। हाँ। वापस एक और शीट अभी मेरा अनहाइड है, वापस अनहाइड पे क्लिक करेंगे, सीता है, इसको भी सिलेक्ट करके अनहाइड करेंगे, तो ये सीट वापस हमारी आ गई दोनों। तो इस तरीके से आप किसी भी सीट को, अगर आपने उसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ, आप नहीं चाहते हैं लोग उसको देखें, कोई अदर पर्सन देखें, तो आप अपने शीट को हाइड करके रख सकते हैं और वापस जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके। अब आते हैं रो एंड कॉलम पे। दूसरी जरूरत होती है हमारी रो और कॉलम को इंसर्ट करना और उनको डिलीट करना। जैसे अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक मेरा कॉलम है ए दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है नेम, इसका हेडर है ए, दिखाई दे रहा है। हमने कुछ डेटा एंट्री की हुए है सारे, ऊपर से लेके नीचे तक सारे सेल्स में, और सबको एक साथ हमको डिलीट करना है। हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेडर पे जाके क्लिक कीजिए, ए पे जाके सारा इंटायर कॉलम, उसका जितने भी डेटा उस कॉलम में होंगे लास्ट तक, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक कीजिए एंड देन डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी कीजिए, तो भी ये हो जाएगा, ये डिलीट होगा। ठीक है, हेडर चेंज नहीं होगा, हेडर ए बी ही रहेगा, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ए हट जाएगा और बी से आपका कॉलम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ओके। जी। एक बार और चार्ज जी। वापस आते हैं, ये पूरा इंटायर कॉलम हमको डिलीट करना है, जिस सब कुछ एंट्रीज हैं नीचे तक, लास्ट तक एंट्रीज हैं, और हमको एक साथ हम चाहते हैं कि पूरा कॉलम डिलीट हो जाए। तो हम उसके हेडर पे जाके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, ये जो दिख रहा है आपको जहाँ पे अभी मेरा एरो है, उस पे हाँ, जाके दिख रहा है। उस पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। पूरा इंटायर कॉलम, वो पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी उस कॉलम में डेटा होंगे वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम एक साथ डिलीट हो गया।
हेडर सेम रहेगा, AB से ही रहेगा। अब ए के नीचे में क्लास आ गया, जैसे जो कि पहले मेरा नंबर और कुछ डेटा हुआ करता था, यानी कि वो पूरा कॉलम एक साथ डिलीट हो गया। ठीक है, जी अब देखिए दो अभी फिलहाल हेड है आपके पास, क्लास और रोल। ठीक है, आपने पूरी एंट्री कर ली है। आपको लगता है कि नहीं, इन दोनों के बीच में एक और कॉलम मुझे चाहिए था, वो छूट गया गलती से, इसके बीच में एक और कॉलम होता तो मैं एंट्री करता उसमें एड्रेस की। तो उसके लिए आपको एक कॉलम इसमें इंसर्ट करना होगा। तो मान लीजिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। मैं भी बार बार कह रहा हूँ, ये हेडर का नेम कभी चेंज नहीं होता। अगर कॉलम इंसर्ट भी होगा तो सी की जगह पे अभी हमारा रोल नंबर सी में दिखा रहा है, ये चला जाएगा डी में, और यहाँ पे सी नाम का एक दूसरा कॉलम इंसर्ट होगा। देखिए, हेडर पे क्लिक किया, सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन आया है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। दिखा, सी एक नया कॉलम ऐड हुआ, और जो हमारा सी में डेटा था वो अपने आप ही रिप्लेस होकर चला गया डी में। यानी कि जो पहले हमारे ये दोनों के बीच में कोई कॉलम नहीं था, अब हमने एक कॉलम बीच में इंसर्ट कर दिया। दिखाई दिया? जी क्लियर? हाँ क्लियर हो गया। उसी तरह से इधर भी अगर आपको रोज में भी नए डेटा नए रोज के को इंसर्ट करना है, तो जिसके पहले इंसर्ट करना है उसको पूरा हेडर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 2 जो लिखा है ये इसका हेडर है। तो 2 को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, बीच में आ गया एक, और फिर से करना है, फिर इंसर्ट किया, और आ गया एक, तो हो गए। हो गया ना? तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के ये शीट समझ में, ही नहीं आया। कौन सा? ये रो वाला। ये कॉलम, हाँ जैसे कॉलम हम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वैसे ही सेम ये भी है। यहाँ पे हम इसके हेडर को सेलेक्ट करके करते हैं, ए बी को, ए बी और सी को। रो को इंसर्ट करने के लिए जैसे देखो 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 51,655, दो है ना, ये मेरा हेडर, दो सेल है, दिख रहा है ना? हाँ अब इनके बीच में एक रो इंसर्ट करना है, हमको स्पेस बनाना है। तो हमने 5 को सेलेक्ट किया, पूरा रो देख रही हो सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है? हाँ अब इसके बीच में इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक किया। अब देखो दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट हो गया। हाँ आगे। तो इसी तरह से आप कॉलम को भी डिलीट करके कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, नए रो को भी डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी अब देखिए, मान लीजिए कि हमने इस तरह का कुछ डेटा एंट्री किया है। अब हमको लगता है, ये देखिए तो 88 लिखा हुआ है, दिख रहा? 88 दिख रहा है सेल जिसमें 88 लिखा हुआ है। अब वहां पे हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सेल इंसर्ट हो जाए, यानी कि एक और सेल आ जाए ब्लैंक। वहां पे हमारा कोई डेटा छूट गया है बीच में लिखना, बाकी सारे सेल में एंट्री हमने कर ली है, और वहां पे एक सेल और चाहिए जिसका डेटा छूट गया। तो एक नया, अभी हम रो और कॉलम इंसर्ट कर रहे थे, अब एक पर्टिकुलर सेल इंसर्ट करना होगा। तो हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछ रहा है कि किस तरफ आपको सेल चाहिए। सेल राइट में चाहिए, यानी कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है उसके राइट में आपको नया सेल चाहिए, नीचे में चाहिए, इंटायर चाहिए, इंटायर डाउन चाहिए, माने नीचे में चाहिए। तो हमने राइट सेलेक्ट किया और ओके किया। देखिए 88 शिफ्ट हो गया और वहां पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया, दिखा?
जी तो आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं इनको। अब मैं आगे आपको बताऊंगा किसी एक पर्टिकुलर सेल की डिजाइनिंग कैसे करेंगे। 88 को फिर से सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसकी डिजाइनिंग करना है हमको। नीचे देखिए ऑप्शंस खुला है बगल में, नीचे जाएंगे हम फॉर्मेट सेल पे, दिख रहा है फॉर्मेट सेल, जी क्लिक कीजिए। देखिए एक बॉक्स खुल गया, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ आपको दिखेगा। पहला चीज पूछ रहा है नंबर, किस तरह का डेटा आपको इसमें इंसर्ट करना है, जनरल करना है, नंबर करना है, करेंसी के रूप में करना है, काउंट के रूप में, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में करना है, टाइम फॉर्मेट में, परसेंटेज फॉर्मेट में, यानी जिस तरह का डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नंबर किया, नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं या जनरल कर लेते हैं, जनरल में सब आ जाएगा। एक चीज यानी हम बाउंडेड कर सकते हैं, अगर हमने कर दिया डेट का, ठीक है, जैसे देखिए डेट, ओके करते हैं, दिखाई दे रहा है 28/3/1900। एक एग्जांपल, पहले हमारा डेटा उसमें था 88, 28/3/1900 दिख रहा है, दिख रहा है। कभी भी हम जाके अगर उस सेल में डेटा एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो हमको डेटा एंट्री अब डेट के फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी, यानी कोई डेट ही हम इसमें अब इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे केवल 45 इंसर्ट कर दें, देखो 45 हमने इंसर्ट किया है, एंटर किया, नहीं लिया, वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में ही अब उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो, जी अरे ये यार, तो अगर हम जिस तरह का, फिर से चलते हैं फॉर्मेट सेल पे, जिस तरह का नंबर हम डिसाइड करेंगे, जनरल करते हैं, नंबर करेंगे तो सिर्फ नंबर की एंट्री कर पाएंगे, अल्फाबेट्स नहीं एंट्री कर पाएंगे। तो उस तरह के डेटा को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट का, दिख रहा है, दिख रहा है, आइए यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अभी देखिए जो 12 लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो किस साइड है, राइट साइड है, जी और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल में यानी कि जो ऐसे बेस की बात करते हैं, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर करके ओके कीजिए। अब देखिए टेक्स्ट कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। तो आप अपने सेल में कहाँ पे अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हॉरिजेंटली किधर रखना चाहते हैं ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। वर्टिकली जैसे ऊपर रखना चाहते हैं कि नीचे रखना चाहते हैं सेल में, कि फिर सेंटर में रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप इसके एंगल को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए बगल में ओरिएंटेशन दिया हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ तो जितने डिग्री पे आप इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको घुमा देंगे, आपका टेक्स्ट उतने डिग्री पे घूम जाएगा। या नीचे आपको डिग्री दिया हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ 40 है, आपको 60 डिग्री पे रखना है अपने टेक्स्ट को, यहाँ 60 कर दीजिए, 60 करके ओके कीजिए। अब देखिए आपका टेक्स्ट 60 डिग्री पे मूव कर गया, दिख रहा। हाँ तो इस तरह से आप इसके पोजीशनिंग को यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फॉन्ट का। फॉन्ट, यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं।
उसके बगल में फॉन्ट स्टाइल है, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड इटैलिक दोनों कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो फॉन्ट का कलर है, देखिए हेलो हो गया, हेलो हो गया ना। हाँ। और कोई कलर करना चाहें, रेड करना चाहें तो वो रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप फॉन्ट में जाके सेल के लिए पर्टिकुलर किसी सेल के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें बॉर्डर। मैं सेल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक सेल की। यहाँ पे देखिए स्टाइल दिया हुआ है बॉर्डर का, जैसे हमने ये मोटा लाइन या ये डबल लाइन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आउटलाइन डिसाइड किया। यहाँ आप इसका कलर का ऑप्शन है, देखिए ऑटोमेटिक क्लिक करते ही रेड कलर का चाहिए मुझे बॉर्डर, वो सेलेक्ट किया एंड देन सॉरी आउटलाइन एंड देन ओके। अब देखिए पूरा इंटायर उसका जो बॉर्डर था वो रेड कलर का हो गया, हो गया ना। दिखाई दे रहा है? हाँ। उसके बाद फिल का ऑप्शन आता है, यानी कि इस सेल का बैकग्राउंड, अगर आपको इस पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जैसे अभी मैंने येलो किया है, पीला किया है, तो आप उसको उस कलर का उसका बैकग्राउंड कर सकते हैं, या फिर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट भी हैं, दूसरा कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके बैकग्राउंड के कलर को फिल में जाके चेंज कर सकते हैं। आगे है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मैं आगे बताऊंगा, अगर आप इसको हिडन रखना है या लॉक रखना है तो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा। तो इतना काम आप किसी पर्टिकुलर सेल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर जी। हो गया? तो फिलहाल आज इतना ही, मुझे थोड़ा सा कहीं निकलना है, और कल आपके क्लासेस नहीं होंगे, परसों होंगे फिर, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू।